देखिए, एक अभी सरकार का सीधा गाइडेंस है कि आप अपने गांव के सरपंच से वंशावली बनवा के दीजिए उनको। एक ग्राम सभा खत्म होने के बाद प्रत्येक राजस्व ग्राम में अभी जो आप प्रपत्र 2 और 3 वन है जो उनको भर के देना है अमीन को, तो वो 1 महीना तक लगभग उनको समय दिया जाएगा, लगभग 1 महीने तक कि अपना कागज इकट्ठा करके संबंधित अमीन को वो सौंप दें। है इसके साथ जो जमीन का पेपर है उसका फोटो कॉपी भी? हाँ, फोटो कॉपी लगेगा, डिटेल भर के देंगे। प्रपत्र 2 में 100 अपने जमीन का वो 100 घोषणा करेंगे, ठीक है ना। और प्रपत्र 3 में प्रपत्र 3 वन है, ठीक है ना। प्रपत्र 3 वन को ही वंशावली का फॉर्म बोला जाता है। इस नमस्कार, मैं रामनगर अंचल कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ एएसओ साहब मनोहर कुमार जी मौजूद है। आपको सभी बातों को बताएंगे बारीकी से, कैसे वंशावली बनाना है। आपके पास अगर पहले से दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सर्वे के बाद क्या होगा, दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा। कई प्रकार की जो है लोगों में जो इसको लेकर जो है एक अफवाह फैला हुआ है, सर्वे को लेकर लोग डरे हुए हैं। तो इसी पर बात करेंगे कि आखिर कैसे सर्वे होना है, किस प्रकार से सर्वे का काम चलेगा, प्रपत्र 2 क्या है, प्रपत्र 3 क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले चैनल में हमारे आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? मैं शिविर प्रभारी के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरा नाम मनोहर कुमार है जी। पूरा अंचल आपके अधीन आता है? हाँ, हर एक शिविर प्रभारी को एक अंचल सौंपा गया है। तो मेरे अंदर अंचल रामनगर है, जिसके अंदर आपके कुल 152 राजस्व ग्राम है जिनका सर्वे किया जाना है जी। और बाकी जो इसमें 7-8 राजस्व ग्राम है जो नगर परिषद के अंतर्गत आ चुके हैं, तो उनका सर्वे बाद में किया जाएगा। अभी हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। अभी ग्रामीण क्षेत्र का? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। और सर्वे में ज़्यादा हड़वाने की जरूरत नहीं है रैयतों को, उसमें आपको सिर्फ हम लोग को सहयोग करना है। ये सर्वे पूरा एक समयबद्ध प्रक्रिया है, समय समय पर प्रक्रम के द्वारा की जाएगी। टोटल प्रपत्र 1 से लेकर 20 प्रक्रम में किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रक्रम को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। और अभी सर सर्वे चालू हो चुका है? हाँ, सर्वे चालू हो चुका है। हम लोग लगभग सारे पंचायत में जाके सभी ग्राम वार जिस पंचायत में अभी टीम नहीं पहुंचा है वहां पे पहले उनको सूचित किया जाएगा? पहले उनको ग्राम सभा के द्वारा सूचित किया जाएगा। ग्राम सभा सबसे उसके बाद कितना समय दिया जाएगा? हाँ, फिर ग्राम सभा खत्म होने के बाद प्रत्येक राजस्व ग्राम में अभी जो आप प्रपत्र 2 और 3 वन है जो उनको भर के देना है अमीन को, तो वो 1 महीना तक लगभग उनको समय दिया जाएगा, लगभग 1 महीने तक कि अपना कागज इकट्ठा करके संबंधित अमीन को वो सौंप दें। तो किनको सर? संबंधित अमीन को। प्रत्येक ग्राम के लिए एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो जब ग्राम सभा प्रपत्र जो 2 है 3 है कहाँ मिलेगा? हाँ, ये 2 और 3 वन देखिए, ये सरकार की तरफ से हम लोग को एक मॉडल दिया गया है, ठीक है ना। और ये तो आपको कार्यालय से भी कुछ कॉपी कराने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि ये अंचल के लगभग सभी जो फोटोकॉपी का दुकान है सब जगह इसको उपलब्ध करवा दिए हैं। वहाँ आप जाके 100 घोषणा का फॉर्म और वंशावली का फॉर्म, इस नाम से ये प्रपत्र प्रचलित है। तो किसी भी रैयत को चाहिए तो अपने किसी भी संबंधित या पास वाले या फिर अंचल के जो फोटोकॉपी वाले दुकान है वहां से आप जाइएगा और बोलिएगा हमको 100 घोषणा और वंशावली का प्रपत्र चाहिए। प्रपत्र 2 क्या है? प्रपत्र 2 को ही 100 घोषणा का फॉर्म बोलते हैं, जिसमें रैयत अपने जमीन का, उनके पास जो भी जमीन है, खतियानी हो, केवाला हो या फिर सरकारी जमीन जो बंदोबस्ती से द्वारा उनको मिला गया हो, तो उनका वो डिटेल भर के देंगे। प्रपत्र 2 में 100 अपने जमीन का वो 100 घोषणा करेंगे, ठीक है ना। और प्रपत्र 3 में प्रपत्र 3 वन है, ठीक है ना। प्रपत्र 3 वन को ही वंशावली का फॉर्म बोला जाता है। इसमें अगर उनका खतियानी जमीन है, वो उत्तराधिकारी के रूप में उस पर अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उनको वो वंशावली का फॉर्म भी साथ में भर के देना होगा, ठीक है ना। और जो ये 2 और 3 वन जो भी वो भरेंगे अपने जमीन का जो 100 घोषणा करेंगे, उसके अनुसार उनके सपोर्ट में जो भी दस्तावेज लगना है वो दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा के उसके साथ एक फाइल में करके अमीन साहब को अपने ग्राम का नाम लिख के अमीन साहब को देंगे। अमीन साहब उसको रिसीव करेंगे उससे, ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो प्रपत्र है इसके साथ जो जमीन का पेपर है उसका फोटोकॉपी भी? हाँ, फोटोकॉपी लगेगा। जो भी जमीन, जैसे आपके पास केवाला जमीन है तो आप केवाला का फोटोकॉपी और उसका दाखिल खारिज अगर करवा दी तो उसकी रसीद भी कट रही होगी, तो रसीद की फोटोकॉपी। जमीनी स्तर पर भी जाकर मतलब? हाँ, ये अभी हम लोग कागज लेने, अभी तो हम लोग ग्राम सभा लगवाएं। ग्राम सभा लगवाने के बाद आप लोग का प्रपत्र 2 और 3 वन आप लोग से कागज इकट्ठा किया जा रहा है। आप लोग की तरफ 100 घोषणा लिया जा रहा है। आप खुद से अगर घोषित कर रहे हैं कि मेरे पास जमीन का ये इस टाइप की जमीन है और हम ये कागज लगा के आपको मेरे द्वारा सौंप रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोग फिर ये तो जो कागज लेने के बाद हम लोग को फिर
जमीन पे भी जाना है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो किस्तवार का प्रोसेस है, जो जिसमें आपके जो प्रत्येक ग्राम में जो अमीन की नियुक्ति की गई है वो प्रत्येक प्लॉट पे जाएंगे। वहाँ पर जमीनी स्तर पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ पे ये बताया जाएगा कि वो जमीन पर जाकर देखेंगे कि किस किस प्लॉट पर किसका वर्तमान दखलकार कौन है। अच्छा, उसका माप भी किया जाएगा? नहीं ना, मापी नहीं, वो तो अभी कागज अब मिला है, कागज के अनुसार हमको क्षेत्रफल डिसमिल रकबा पता है। अभी हम प्लॉट पर पोजीशन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे और ये देखेंगे कि अभी जो पुराना उनके द्वारा जो स्वघोषणा किया गया है उसके अनुसार से उनका दखल कब्जा है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्रत्येक प्लॉट पे जाएंगे, वहाँ पे वर्तमान दखलकार का पता लिखेंगे और वर्तमान समय में उस प्लॉट की क्या स्थिति है वो हमको नोट करना है। जैसे पहले क्या है कि मान लो वो एक प्लॉट रहा होगा आज से 10 साल 20 साल पहले या फिर पुराने सर्वे में, अभी उसमें बंटवारा हुआ, वो एक प्लॉट 4 प्लॉट 5 प्लॉट या 10 प्लॉट में बटा होगा। तो इसकी भी स्थिति अमीन साहब नोट करेंगे कि एक पुराना जो खेसरा है वो अभी नए कितने खेसरों में बटा है और उन सभी खेसरों पर किन किन का दखल है। तो ये एक प्रोसेस किया जाएगा गाँव के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ये पुराना सर्वे का एक नियम है कि हम लोग इस दिशा से चलते हैं, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ से हम लोग ये करेंगे और प्रत्येक प्लॉट का करेंगे। ये होने के बाद किस्तवार जब हो जाएगा, अभी तो आप लोग से कागज ले लिए, कागज मेरे पास आ गया, हम प्लॉट पे जाके वेरिफिकेशन भी कर लिए कि किन किन का दखल है और अभी वर्तमान समय में कितना प्लॉट वो जमीन पर बट चुका है, वो जिस गांव में अभी वर्तमान समय में कितना नया संभावित खेसरा बन चुका है, ठीक है ना। ये हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा। उसके अनुसार फिर जो हम लोग का जो नाम है, हम लोग का जो गठन किया गया है, हम लोग का नाम है खानापुरी दल, ठीक है ना। तो इस खानापुरी दल में हम एक शिविर प्रभारी हुए हैं, मेरे अंदर एक विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं और उसके बाद उनके नीचे प्रत्येक ग्राम के लिए, जैसे ये अंचल रामनगर हुआ, रामनगर के अंदर 150 गांव है, प्रत्येक ग्राम के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन है जो एक डायरेक्ट फील्ड आप समझिए आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे, प्रत्येक ग्रामवासी से उनका कनेक्शन है, वो गाँव में रहकर ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो अमीन, ये अमीन, कानूनगो और शिविर प्रभारी, ये तीनों का जो समावेश है इसको ही खानापुरी दल बोला जाता है। तो ये आपका जो हम किस्तवार कर लिए, आपसे जो कागज ले लिए, ये दोनों लेने के बाद हम इसके बाद खानापुरी का प्रोसेस करेंगे। खानापुरी में ये नहीं है कि आपसे कागज लिए तो फोटोकॉपी लिए हैं, आप स्वघोषणा की सर मेरे पास ये जमीन है, इसका मैं ये कागज आपको दे रहा हूँ, तो फोटोकॉपी आप दे दिए। फिर अमीन आपके फील्ड में गए, फिजिकल वेरिफिकेशन किए, दखलदार का नाम लिखे, किनका किनका दखल है, कौन सा प्लॉट कितने प्लॉट में बटा हुआ है ना, जमीन की स्थिति नोट कर लिए। अब हम जब खानापुरी करेंगे तो 1 नंबर प्लॉट से, है ना, प्रत्येक रैयत को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आपने जो हमें कागज दिया और हम आपके प्लॉट पर भी गए, उसके अनुसार से आप अपना ओरिजिनल दस्तावेज जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, वो आप लेके आइए। ओरिजिनल भी दिखाना? हाँ, ओरिजिनल दिखाना है। अभी तो आपसे हम आपका स्वघोषणा ले रहे हैं, उसमें आपका ओरिजिनल नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ आपका कागज ले रहे हैं कि आपके पास जो भी जमीन है, आपके पास कैसी जमीन है, उस पर आप दावा कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कागज लेने के बाद जब खानापुरी किया जाएगा तो खानापुरी में आपको ओरिजिनल दस्तावेज के साथ बुलाया जाएगा। मेरे पास उस समय आपका कागज ऑलरेडी पहले से है, जो भी दस्तावेज आप दिए हैं, और आपका दखल भी है, हम प्लॉट पे भी जा चुके हैं। अब आपका हम ओरिजिनल कागज देखेंगे, ओरिजिनल कागज से आपके कागज का मिलान करते हुए और आपके जमीन पर दखल कब्जा का स्थिति देखते हुए ये तीनों चीज को देखा जाएगा, तब आपके प्रत्येक प्लॉट पर एंट्री की जाएगी, है ना। उसी के आधार पर नया खतियान बनेगा, ठीक है ना। तो आपबंदी भी नया तैयार होगा? हाँ, सब कुछ नया तैयार होगा। अभी आपका पहले तो हम जब प्लॉट पर गए हैं तो आपके पुराने खेसरा से नया खेसरा कितना बना है ये तो हम नोट कर लिए। सर एक और सवाल है, जो प्लॉट अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मान लीजिए कि अभी जो दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ये जो सर्वे होगा उसके बाद तो उसको दाखिल खारिज कराने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जमाबंदी नया तैयार होगा, खतियान भी नहीं ऐसे देखिए, बात ये है कि देखिए दाखिल खारिज, देखिए हम सर्वेक्षण के अधिकार में हम लोग को नया खाता और नया खेसरा देना है, ठीक है ना। वो लेकिन एक 20 प्रक्रम, वो थोड़ा सा एक लंबा प्रक्रम है, वो प्रक्रम पर आगे बढ़ेगा, हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन आपसे जो कागजात लिया जा रहा है, कागजात जो भी लिया जा रहा है, हम लोग कागज के आधार पर खतियान और खाता देंगे, लेकिन जो भी कागज आपके पास है जो बनाने की प्रक्रिया वो अंचल के अधीन में, ठीक है ना। अभी मान लिया आप दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो प्रयास कीजिए कि आप दाखिल खारिज करवा लीजिए अभी, क्योंकि आपका सिर्फ कागज लिया जा रहा है, आपने सिर्फ अभी रजिस्ट्री करवाया, यानी अंतिम प्रक्रिया अंचल। हाँ, अंतिम प्रक्रिया आपको कम से कम दाखिल खारिज करवा के आपको रसीद भी जमा करनी होगी, ठीक है ना। तो मान लिया अभी आप नहीं जमा कर पाए तो ठीक है, खानापुरी प्रोसेस जब तक आएगा उस तक आप अपना अंचल अधिकारी से संपर्क करके, कर्मचारी से संपर्क करके आप अपना दाखिल खारिज करवा लीजिए। सर वंशावली कैसे बनेगा पूरा प्रोसेस? वंशावली का देखिए, अभी सरकार की तरफ से जो भी एक लेटर आया है कि सरपंच साहब को वंशावली बना के देना है। जैसे कहा जा रहा है कि नोटरी के द्वारा बनेगा, नोटरी के द्वारा, देखिए अभी देखिए कि नोटरी के द्वारा नहीं, जैसे एक अभी सरकार का सीधा गाइडेंस है कि आप अपने गांव के सरपंच से वंशावली बनवा के दीजिए। उनको एक निर्देश दिया गया है कि आप
कोई भी आवेदन वंशावली के आपको प्राप्त होता है तो आप उन आवेदन लीजिए और अपने लेटर पैड पर वंशावली बना के उसको अपने ग्राम में प्रदर्शित कीजिए। अगर किसी की आपत्ति हो तो आपत्ति को भी सुनिए, निपटारा कीजिए, उसके बाद फाइनली वंशावली को अप्रूव करके वंशावली पर साइन यानी करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरपंच और मुखिया के द्वारा आपके पंचायत में ही वंशावली बन जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वंशावली उसके अलावा सर अगर दस्तावेज किसी का जैसे पुश्तैनी जमीन है, हाँ तो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जमीन होते हैं जिनका काफी समय से जो पुराना जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा के समय का पुराना जमीन है, देखिए, अब तो पेपर नहीं होता है, बहुत दस्तावेज नहीं है तो देखिए वो हम लोग खतियान के अनुसार, हमारे पास जो पुराना खतियान उपलब्ध है ना, उसके अनुसार से हम वो प्लॉट पे जाएंगे। अगर वो खतियानी जमीन है तो वो खतियान में जरूर दिखेगा वो, है ना। और अगर उस खतियान के वंशावली में, क्योंकि देखिए हमारे अमीन को गांव में जितना भी खाता है प्रत्येक खाता को उनको वंशावली बनाना है, ठीक है ना। उनको जितना भी खाता, प्रत्येक खाता को अलग से एक वंशावली पंजी बनाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक खाता का, एक गांव में मान लीजिए 200 खाता है तो 200 पेज का वंशावली बनेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी प्लॉट में अगर रैयत को अपना खाता कैसा पता, उसके अलावा उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो सबसे पहले तो हम वो वंशावली पंजी से मिलान करेंगे कि वो खाता और खेसरा किस खाते की किस खाते का वो जमीन है, ठीक है ना। उसके बाद वो वंशावली में देखेंगे, अगर रैयत का नाम उस वंशज में, वो उस वंशज के उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं तो उनका खाता खेसरा और उनके खतियान का जमीन और उनको शांतिपूर्ण दखल है, किसी का कोई दावा आपत्ति नहीं है, किसी का वाद विवाद नहीं है, और वो खतियान के वंशज में अगर आ रहे हैं तो खाता उनको दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन लिखाए हैं लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है, अच्छा, मान लीजिए कोई पुश्तैनी नहीं है, लिखित लिखाए हैं, वो खरीदे हैं, मान लिया कोई खरीदे हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं है, या फिर बोलते हैं कि ठीक है जमीन खरीदा गया लेकिन मेरे बड़े भाई के पास है, हमको नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तरह का जमीन परिवार में मिल के खरीदा जाता है लेकिन वो बड़े भाई या किसी बुजुर्ग के पास रह जाता है, सबको उपलब्ध नहीं हो पाता। तो देखिए आपको उसके लिए भी घबराना नहीं है। जो भी जमीन का दस्तावेज होता है ना, वो अगर खरीदगी है तो उसमें डीड नंबर, केवाला नंबर होता है, उसका खाता खेसरा होता है, वो दोनों की मदद से आप अभिलेखागार या फिर अंचल कार्यालय में आवेदन दे उसका नकल निकलवा सकते हैं। आप आवेदन कीजिएगा, आपको नकल मिल जाएगा, केवाला का नकल, खतियान का, दोनों का नकल निकाला जा सकता है। आप नकल निकलवा सकते हैं, आपको निकल जाएगा। आपको बस अपना डीड नंबर और खाता खेसरा का नंबर पता होना चाहिए, आप निकलवा सकते हैं। निकलवा के फोटोकॉपी करके जमा कीजिए। अन्यथा अगर आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आपके जो भी परिवार के लोग उनके थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएगा, है ना। लेकिन आप भी अपने तरीके से अगर कोशिश कीजिएगा तो नकल निकलवा सकते हैं, नकल निकालने का प्रावधान है ना। अच्छा, कौन कौन सा पेपर लगेगा जो साबित करेगा कि मतलब उस व्यक्ति का देखिए ये जमीन के किस्म पर निर्भर करता है। आपका जो भी आपके ग्राम में जिस तरह की जमीन देखिए मूलतः दो प्रकार की होती है मामले। एक खतियानी जमीन होती है जिस पर आप उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हैं, और एक आपकी खुद के द्वारा खरीदी गई जमीन होती है। सरकार का ये विशेष सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक खाता जो है अभी ग्राम में हो, जो ग्रामीण इलाका में है, वो जीवित आदमी के नाम पे आ जाए, ठीक है ना, ताकि वो लोग सरकार को एक लगान के रूप में कर दे सके। और दूसरी बात है कि सरकारी योजनाओं को रैयत को लाभ भी मिल सके, क्योंकि आपका जो खाता और खेसरा जो है वो आपके आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर से जुड़ जाएगा। तो बिल्कुल आपके बैंक खाते की तरह, ये बैंक पासबुक की तरह आपका जमीन का जो कागजात है वो भी काम करेगा। आपकी जमाबंदी ऑनलाइन शो होगी। आप जब भी खरीद बिक्री कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर सूचना आएगा। नहीं सर, हम वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर, जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं। अब देखिए मूलतः जो जमीन हम आपको बताएं कि एक खतियानी किस्म की जमीन है, केवाला किस्म की जमीन है। तो इसके लिए जो आप प्रपत्र 2 भरिएगा ना, प्रपत्र 2 में आप लिखिएगा कि जिनके नाम पे, मान लीजिए सबसे पहला हम लेके चलते हैं खतियानी जमीन। तो खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन आपका, तो उस पर तो आप दावा कर रहे हैं उत्तराधिकारी के रूप में। वो जिनके नाम पे खतियान होगा तो आपके पूर्वज हैं, वो मृत हो चुके हैं, तो आप उनके वंशज हैं। तो सबसे पहले तो आपको, अगर खतियानी जमीन है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको वंशावली बनाना है ना, क्योंकि आप उनके वंशज हो तो साबित होना चाहिए ना कि आप उन्हीं के वंशज उन कागज लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो वंशावली खतियानी जमीन के लिए। उसके बाद आपको खतियान का नकल है तो खतियान का नकल, आप अगर उस जमीन से रसीद कटवा रहे हैं तो रसीद की छाया प्रति, वो दोनों लगा दीजिए। और जिनके नाम पे खाता आना है ना, वो अपना अपना आधार कार्ड लगा देंगे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और बस वो फॉर्म भर के एक फाइल में बना के आप जमीन जमा कर दीजिए। अच्छा, और रसीद के द्वारा भी प्रमाणित किया जाएगा? रसीद सिर्फ नहीं, देखिए रसीद एक इम्पोर्टेंट, रसीद एक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन रसीद के साथ वो रसीद किसके आधार पर, रसीद का मतलब होता है कि जमाबंदी आपकी कायम है, लेकिन जमाबंदी किस आधार पर कायम है उसका भी दस्तावेज लगना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो रसीद अकेले एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब पर्याप्त उसको नहीं बोल सकते हैं। उसके साथ अगर खतियानी जमीन है तो खतियान का नकल होना चाहिए, आप निकलवाइए, निकल जाता है। और अगर आप जमीन खुद खरीदते हैं तो उसका तो केवल आपके पास होगा। क्रय पत्र नामा जो आपके पास होता है निबंधन कार्यालय से जो बनवाते हैं, वो क्रय पत्र नामा, उसके बाद रसीद, ठीक है ना। अच्छा,
जिसका सेलिंग में, जैसे सेलिंग में जमीन, बहुत सारे जमीन चले गए हैं, तो सेलिंग वाले देखिए अब खतियानी जमीन और केवाला जमीन के बाद आपके पास आपके जो एरिया है या किसी भी क्षेत्र में जिले में देखते हैं बहुत सारी सरकारी जमीन होती है, बहुत सारे जमीन होती है जो सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई है, ठीक है ना, या फिर बहुत सारे एक्ट अधिनियम के थ्रू जमीन सरकार को, जैसे देखिए पहले होता है कि बासगीत पर्चा मिला हुआ है, या फिर आपको जमीन बंदोबस्ती पर्चा मिला हुआ है, या फिर सेलिंग के थ्रू जमीन मिली है, या फिर आपको भूदान के थ्रू जमीन मिला गया है। तो ये सब का एक एक्ट और नियम, एक नियम और कानून के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, ये नियमावली है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा ये इस तरह की जो सारी जमीनें होती है, इसमें सबसे मेन जो होता है कि ये सारी जमीनें वंशावली के अनुसार, वंशज के अनुसार होती है। जिसको भी पर्चा मिला है इन सबका, वो जमीन ना ही बेच सकते हैं और ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ये उनके वंशजों को ही मिलेगी। सर हम ये बोल रहे हैं, जैसे सेलिंग में किसी का जमीन चला जाता है, अच्छा, मान लीजिए 200, 400, 500 बीघा के मालिक हैं और उनका जमीन सरकार सेलिंग अधिग्रहण में ले लेती है, तो उस हालत में अभी जो सर्वे होगा तो उस रैयत के नाम पर जाएगा या बिहार सरकार के नाम पर जाएगा? नहीं, सेलिंग का जमीन अगर सरकार अधिकरण कर चुकी है तो फिर हम वो तो सरकार के द्वारा जो अधिकार, देखिए ऐसे तो आपकी सारी जमीन, आप रैयती जमीन भी अगर होती है तो आप ये सरकार की जमीन मान सकते हैं, क्योंकि आप उस पर कर देते हैं। अगर सरकार को किसी भविष्यगामी या कुछ सार्वजनिक योजना जिससे सबको हित, सब सारा का जनता का हित हो, अगर वो कोई योजना चलाती है तो रैयती भूमि का भी अधिग्रहण करती है ना। तो अगर सरकार ने सेलिंग के थ्रू जमीन ली है तो उनकी कुछ योजना के तहत ली होगी, तो वो फिर तो सरकार के नाम पे ही खाता खोला जाएगा, ठीक है ना। कुछ स्पेशल केसेस अगर ऐसे होते हैं कि सरकार के द्वारा अगर वो रिटर्न फाइल कुछ ऐसा कि पर्चा दिया गया है, फिर से बंदोबस्ती कर दिया गया, तो आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर वो सरकार के। अच्छा, मान लीजिए जो सेलिंग अधिग्रहण में जमीन गया है, उस जमीन को अगर कोई खरीद लिया है, कोई व्यक्ति मान लीजिए सस्ते रेट पर, बहुत लोग नहीं देखिए, सेलिंग में जमीन गया है तो वो खरीद कैसे सकता है? अगर कोई भी जमीन सरकारी खाते में चली गई है तो उसकी खरीद बिक्री कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सरकारी खाते की जमीन खरीद बिक्री कैसे होगी? यानी खरीद बिक्री हुआ है, खरीद बिक्री, हाँ, वो नहीं ना है। खरीद बिक्री जो भी है वो आपकी रैयती जमीन की होती है। सरकारी जमीन आप कैसे खरीद सकते हैं? सरकारी जमीन तो सरकार की जमीन है, वो आप खरीद बिक्री कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आम गरमजरुआ जो है और खास गरमजरुआ, देखिए आम तो गरमजरुआ आम प्योर सरकारी जमीन होती है। आम में तो आप कुछ भी दावा नहीं कर सकते, गरमजरुआ आम सरकारी जमीन होती है। गरमजरुआ खास में जो केसेस होते हैं कि अगर सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई है ना, वो अगर सरकार के द्वारा बंदोबस्ती की गई है तो उनके पास पर्चा होगा और वो जिस समय बंदोबस्ती की उस समय से अब तक रसीद अगर वो जमा करते हैं तो उनका नाम पर खाता दिया जा सकता है। या फिर जो पर्चा जो भी दावा करते हैं उनके वंशज अगर मिले, उत्तराधिकारी हमको मिले, तो उनके नाम पर खाता दिया जा सकता है। खास गरमजरुआ, खास गरमजरुआ वही होता है, गरमजरुआ मालिक वही खास गरमजरुआ खास बोलते हैं। आम को बोलते हैं वो प्योर सरकारी जमीन होती है, खास को गरमजरुआ मालिक बोलते हैं। अभी जो है सरकार के, हाँ, गरमजरुआ आम तो आपका सरकारी जमीन है, उसको आप सरकारी मानिए। मान लीजिए कि उस पर कोई जो है अपना मकान बना लिया है, देखिए अब वो सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन है ना। देखिए हम लोग तो बस जमीन सर्वेक्षण का, हाँ, सर्वे करना है। हम सरकार को जमीन सर मतलब बिहार सरकार के नाम पे जाएगा जो सरकारी जमीन है, या कोई मकान बना लिया है तो उसका नाम भी उसमें जोड़ा जाएगा? देखिए अभी तक तो इसमें अवैध दखल में नाम देने का कोई प्रावधान नहीं, सरकारी जमीन में अवैध दखल का नाम देने का प्रावधान नहीं है। आप जान रहे थे जमीन सर्वेक्षण के बारे में, जो भी आपका सवाल था कहीं ना कहीं उसको हम पूरा करने का प्रयास किए हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।